अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज से हम लोग गायनेकोलॉजी की कुछ टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है वेजाइनल डिस्चार्ज। बेसिकली वेजाइनल डिस्चार्ज जो है ना नॉर्मल होता है उन उन वुमेन में जो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप की हों। अब ये जो है ना किसी भी सर्वाइकल भी सिक्रीशन हो सकती हैं या वेजाइनल सिक्रीशन भी हो सकती हैं। तो हम इसको मेनली जो है ना क्लासीफाई कर लेते हैं ताकि हमें इसको पढ़ने में आसानी हो। हम इसको क्लासीफाई करते हैं दो तरीके के डिस्चार्जेस में। अभी फिजियोलॉजिकल भी हो सकता है और पैथोलॉजिकल भी हो सकता है। बेसिकली हमारे पास होता है क्या है कि अगर फिजियोलॉजिकल है ना तो फिजियोलॉजिकल के क्या क्या कॉजेस हो सकते हैं। मे बी जो है ना वो कोई न्यू बॉर्न गर्ल हो उसमें हो रहा हो। ठीक है, कुछ केसेस में जो है ना न्यू बॉर्न गर्ल्स होती हैं उनमें जो है ना डिस्चार्ज हो रहा था तो वह नॉर्मल होता है। सेकेंडली जो है ना कुछ लोगों में जो है जब ऑनसेट ऑफ पिबर्टी होती है तब होता है ये डिस्चार्ज। तो ये जो है ना तब भी नॉर्मल होता है ऑनसेट ऑफ पिबर्टी के टाइम पे। कुछ जगह पे ना क्या होता है कि ख़वातीन में ऐसा होता है कि जब एट द टाइम ऑफ ओवुलेशन के टाइम पे हो रहा होता है। ठीक है, एट ओवुलेशन। कुछ में ना ऐसा होता है कि जब प्री मेंस्ट्रुअली हो रहा है तो वो भी जो है ना नॉर्मल होता है प्री मेंस्ट्रुअली। ठीक है, इसके अलावा जो है ना ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्साइटमेंट में भी कुछ डिस्चार्ज होता है वो भी जो है ना नॉर्मल होता है। इसके अलावा हमारे पास कुछ कॉन्ट्रासेप्टिव यूसेज होता है। जो कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ कर रही होती है उन खवातीन में भी जो है ना ये डिस्चार्ज होता है तो वो भी हमारे पास नॉर्मल होता है। कॉन्ट्रासेप्टिव में जैसे कि हमारे पास ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हो गई, आईयूसीडी हो गया, इंट्रायूटेराइन कॉपर डिवाइसेस हो गई। ठीक है, या फिर कुछ में ना ऐसा होता है कि जब पोस्चर रिलेटेड होती हैं, मतलब कि सेडेंट्री ऑक्यूपेशन होता है या स्टैंडिंग फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, उनमें जो डिस्चार्ज होगा वो फिजियोलॉजिकल होगा। ठीक है, अब हम पैथोलॉजिकल को ना डिवाइड कर लेते हैं। ये सब इन कंडीशंस में ना इन सब कंडीशंस में जो भी डिस्चार्ज होगा वो फिजियोलॉजिकल होगा। ये आपने बात याद रखनी है। ठीक है, सेकेंडली अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं पैथोलॉजिकल को। पैथोलॉजिकल को भी ना फर्दर दो कंडीशंस में डिवाइड किया गया है, बिनाइन कंडीशन एंड इन्फेक्टिव डिस्चार्ज। बिनाइन कंडीशंस में ना हमारे पास आ जाता है सर्वाइकल इरोजन्स आ गई, या फिर जो है ना पेल्विक कंजेशन है, या फिर यूट्रोवेजाइनल प्रोलैप्स है, यूवी प्रोलैप्स है, यूट्रोवेजाइनल प्रोलैप्स। ये सब ना बिनाइन कंडीशंस है तो इन कंडीशंस में ना आ रहा होता है डिस्चार्ज। ठीक है, अब सेकंड हमने बात करी इन्फेक्टिव डिस्चार्ज की। अब जो इन्फेक्टिव डिस्चार्ज है ना हमारे पास, बेसिकली इसको हम लोग फर्दर कुछ कॉजेज में डिवाइड कर रहे होते हैं, जैसे कि वल्वोवेजाइनाइटिस, सर्विसाइटिस, एंडोमेट्राइटिस, डिस्चार्ज ड्यू टू ग्रोथ, मैलिग्नेंट एंड मिसलेनियस कॉजेज। तो वन बाय वन इन कॉजेज को भी देख लेते हैं हम लोग। वल्वोवेजाइनाइटिस में ना हमारे पास ट्राइकोमोनल वेजिनैलिस है, कैंडिडियासिस है। ठीक है, उसके अलावा कोई बैक्टीरियल वेजिनोसिस है। इनके बाद ना हम लोग फिर आगे चल के करेंगे कि क्या क्या हो रहा है। ठीक है, आप पहले ही देख लीजिए कौन कौन से कॉजेज होते हैं। गोनोकॉकल है या कोई ना पायोजेनिक कॉज है। ठीक है, सर्विसाइटिस में भी ना अगेन वही बात आ गई कि कोई गोनोकॉकल है या फिर प्यूरपेरियल है या फिर जो है ना हमारे पास कोई इन्फेक्टिव सर्वाइकल इरोजन है, इन्फेक्टिव सर्वाइकल इरोजन। ठीक है, एंडोमेट्राइटिस में ना ये कि प्यूरपेरल है या फिर कोई सेनाइल कॉज है। ठीक है, डिस्चार्ज ड्यू टू द ग्रोथ को एबनॉर्मल बिनाइन ग्रोथ है तो जैसे कि सर्वाइकल पॉलिप्स हो गई, उनमें जो है ना हमारे पास डिस्चार्ज होता है वो पैथोलॉजिकल होगा, वो हमेशा पैथोलॉजिकल इन्फेक्टिव डिस्चार्ज की कैटेगरी में आएगा। ठीक है, या फिर इसके अलावा कोई सब म्यूकस फाइब्रॉइड्स हो गए। मैलिग्नेंट में ना कोई भी कैंसर हो सकता है पूरे जेनाइटल ट्रैक का। ठीक है, मिसलेनियस कॉजेज में ना हमारे पास फॉरेन बॉडीज आ जाती हैं। फॉरेन बॉडी में ना रिंग पैसेरी कॉमन है। उसके अलावा हमारे पास कोई वेजिको वेजाइनल फिस्टुला हो गया या फिर रेक्टो
वेजाइनल फिस्टुला हो गया, या फिर ना हाइड्रोसेल्पिंगस हो गया, मतलब कि इन्फ्लेमेशन हो गई है। किसकी वो इन्फ्लेमेशन हुई है? हमारे पास फैलोपियन ट्यूब की। ऐसा होता है कि कभी जो एसेटिक फ्लूइड होता है ना, वो फैलोपियन ट्यूब से ड्रेन कर जाता है, फिर यूट्रस और वजाना में आया जाता है, तो इस को हाइड्रोसेल्पिंगस कह रहे होते हैं। ठीक है, तो मेजरली हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड करा और फिर उनके फर्दर कॉजेज देखे। ये क्लासिफिकेशन अक्सर पेपर में आती होती है, पूछा जाता है कि क्लासीफाई द वेजाइनल डिस्चार्जेस, या कोई एक्सटर्नल पूछ लेता है वाइवा में कि हम लोग बेसिक वेजाइनल डिस्चार्जेस को कैसे डिस्क्राइब करते हैं। तो अब इस तरीके से बताएंगे ना कि हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं फिर फर्दर ऐसे, तो ये बहुत बेहतर हो जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावा अब जो हमने यहाँ पे कॉजेज पढ़े थे ना, यहाँ पे ये वाले कॉजेज, ट्राइकोमोनास, कैंडिडियासिस, बैक्टीरियल वेजिनोसिस, गोनोकोकल। अब हम ना ये वाले कॉजेज जो है ना वन बाय वन देख लेते हैं। ठीक है, कैंडिडा वेल्वो वेजाइनाइटिस बेसिकली आपको पता ही है, ये एक जो है ना हमारे पास माइकोटिक डिजीज़ है, जो इसमें हमें यीस्ट कैंडिडा एल्बिकल्स कॉज कर रही होती है। ठीक है, मेनली जो है ना ये हमारे पास उन पेशेंट्स में हो रहा होता है जो है ना डायबिटिक्स हों, ठीक है, या पे इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हो, या कीमोथेरेपी की ड्रग्स पे हो। मेनली जो है ना इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हो और डायबिटिक हो। सिनेरियो ना हमेशा ऐसा ही आता होता है कि ना एक लेडी है, वो डायबिटिक है, उसको जो है ना वाइट कड़ी डिस्चार्ज आ रहा है, तो आप इसको डायग्नोज करें। तो आपने ना ये बात याद रखनी है कि डायबिटिक्स में मोस्ट प्रोबेबली जो है ना इसका कॉज जो है ना कैंडिडा होता है, ये आपने याद रखनी है। ठीक है, तो हम उसके कुछ क्लिनिकल फीचर्स देख लेते हैं। वल्वल इचिंग हो गई, बर्निंग, सुपरफिशियल डिस्पेरियूनिया, रेडनेस एंड ड्राइनेस, स्वेलिंग एंड फिशरिंग ऑफ वल्वा हो गया। इंपॉर्टेंट बात क्या है इसमें? वाइट कडी डिस्चार्ज है, ये आपने याद रखना है, ये इसका की पॉइंट है, वाइट कडी डिस्चार्ज होगा। ठीक है, जो कैंडिडा के उसमें होंगे उसमें क्या होगा? वाइट कडी डिस्चार्ज। डायग्नोज कैसे करेंगे? उस कल्चर का जो है ना हम लोग क्या स्वाब लेंगे वजाइनल, और फिर उसका कल्चर करवा लेंगे, तो उसमें हम लोग को पता चल जाएगा कि ये कैंडिडा की वजह से हो रहा है। बेसिकली ना होता क्या है कि अगर जो है ना ये कुछ लोगों में ना हम लोग ऐसे भी कह रहे होते हैं कि रिकरेंट वल्वो वेजाइनल कैंडिडियासिस है, जब हमारे पास 4 या इससे ज़्यादा जो है ना एपिसोड्स हो रहे हों हमारे पास एनुअली इन 1 ईयर में, तो इसको ना हम लोग फिर टर्म कर देते हैं कि ये रिकरेंट कैंडिडा वेल्वो वेजाइनाइटिस है, रिकरेंट। तो ये ना बेसिकली वही बात होगी जो मैंने प्रीवियसली आपको बताया था कि डायबिटिक्स में ना कॉमन है, तो अब या इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज जो पेशेंट्स हैं उनमें कॉमन में। तो अब याद रखना है रिकरेंट को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? 4 या इससे ज़्यादा मोर एपिसोड्स ऑफ कैंडिडा वेल्वो वेजाइनाइटिस इन एनुअली इन 1 ईयर। ठीक है, एनुअली के लिए 1 ईयर के लिए बात एक ही है। ठीक है, और फिर ना कैंडिडा में कुछ जगह पे ऐसा भी होता है कि इसको ना 2 तरीके से भी क्लासीफाई कर रहे होते हैं कि ना एक कॉम्प्लिकेटेड है या फिर अनकॉम्प्लिकेटेड है। वैसे ही पूछते नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप पता होना चाहिए आपको टर्म से, आप लोग नो हाउ हो आपको, तो बहुत अच्छी बात है। कॉम्प्लिकेटेड कैंडिडा वेल्वो वेजाइनाइटिस में ना क्या होता है कि ज़्यादातर जो है ना ये नॉन प्रेग्नेंट वुमेन में हो रहा होता है। इसमें कोई मेडिकल जो है ना, इसमें कोई मेडिकल हमारे पास कोई वो नहीं होती है, जैसे कि डायबिटीज़, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़, कुछ भी नहीं होगा। ठीक है ना, और ये क्या होगी हमारे पास? नॉन प्रेग्नेंट वुमेन में होगा ज़्यादातर। सही है, अनकॉम्प्लिकेटेड, कोई मेडिकल इसको कोई इलनेस नहीं है। ठीक है, और जो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है ना, वो हमारे पास जो है ना कॉम्प्लिकेटेड में हमें क्या पिक्चर मिल रही होती है? रिकरेंट की पिक्चर मिल रही होती है। और इसके अलावा जो है ना ये पेशेंट में प्रेग्नेंट होते ही हैं, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ होती है, डायबिटिक होती है, ये सब फीचर ना कॉम्प्लिकेटेड में मिल रहे होते हैं। ठीक है, हमने इसको मैनेज कैसे करना है? इन पेशेंट्स को हमने ना जो है ना कहना है कि आप ना पेशेंट को कहेंगे कि लोकल इरिटेंट्स अवॉइड करें, और जो टाइट फिटिंग सिंथेटिक गारमेंट्स है ना वो मना करने के, उनको वो वेयर ना करें। और टॉपिकल एप्लीकेशन देनी है एजोल्स की, जो होती है हमारे पास क्लॉट्री में एजोल्स का जो ग्रुप है 7 डेज़ के लिए। ठीक है, टॉपिकल एप्लीकेशन देनी है। उसके अलावा जो है ना हम लोग उसके बाद नेक्स्ट है हमारा ट्राइकोमोनाल वेजिनोसिस।
ट्राइकोमोनास वेजिनोसिस जो है ना हमारे पास ज़्यादातर जो है ना इसका ऑर्गेनिज्म क्या ट्राइकोमोनास वेजिनैलिस है। ये वैसे जो है ना एसटीडी से एक्चुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है। इसके हमारे पास क्या ज़्यादातर 50% ऑफ द पेशेंट्स होते हैं ना वो एसिम्टोमेटिक होते हैं। अब जो सिम्टोमेटिक होंगे ना उनमें हमें थिन वेजाइनल डिस्चार्ज मिलेगा, स्कार टू प्रोफ्यूज होगा, वल्वल इचिंग, डिस्यूरिया, ऑफेंसिव ऑर्डर, एब्डोमिनल पेन और 2% केसेस में ना स्ट्रॉबेरी सर्विक्स मिलेगा। या हर केस में नहीं मिलता होता, लेकिन अगर कहीं मेंशन हो जाए सिनेरियो में कि स्ट्रॉबेरी सर्विक्स है तो आपने इसको कर लेना हाईलाइट के जो है ना ये ट्राइकोमोनाल वेजिनोसिस है। ठीक है, उसके अलावा जो है ना हमारे पास क्या होता है कि हमें इन पेशेंट में क्या कॉम्प्लिकेशन मिल, क्योंकि ये एसटीडीज़ है ना तो इस पेशेंट में ना ऑफ कोर्स जाहिर सी बात है वो प्रेग्नेंट ही लेडी होगी जिसको ट्राइकोमोनास वेजिनैलिस हो रहा होगा। मोस्ट प्रोबेबली तो उसमें क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है, प्री टर्म डिलीवरी हो सकती है, लो बर्थ वेट हो सकता है। डायग्नोज कैसे करेंगे ट्राइकोमोनास वेजिनोसिस है तो इसमें ना हम लोग कल्चर करवाते होते हैं। अगेन वही बात है, वेजाइनल स्वाब लेंगे और कल्चर कराएंगे तो इसमें हमें पता चल जाएगा कि ट्राइकोमोनास वेजिनैलिस है। ट्राइकोमोनास का जो है ना हमारे पास ऑर्गेनिज्म मिल जाएगा ट्राइकोमोनास वेजिनैलिस का। उसके अलावा ना एक और है न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट। वैसे तो कल्चर से ही पता चल जाता है, लेकिन अगर पूछा जाएगा ना कि और क्या करवा सकते हैं, कुछ टीचर्स होते हैं ना पूछते हैं और बताएं तो आप ना उनको ये बता सकते हैं कि न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट करवाते हैं। ठीक है, और फिर हम लोग इसको ट्रीट कैसे करेंगे, वही बात है कि ये जो है ना मेट्रोनिडाजोल देंगे इन पेशेंट्स को, 2 ग्राम दे देंगे ओरली एज अ सिंगल डोज। ठीक है, या तो सिंगल डोज दे दें 2 ग्राम। ठीक है, वरना तो जो है ना इसको 400 to 500 mg देते होते हैं अगर जो है ना ज़्यादा सीवियर और बीडी देते हैं फॉर 5 to 7 डेज का कोर्स है। अगर जो है ना 400 to 500 mg दे रहे हैं, वरना तो सिंगल डोज भी 2 ग्राम दे देते हैं ओरली एज अ सिंगल डोज। ठीक है, 2 रेजीम्स हैं तो आप कोई भी फॉलो कर सकते हो जो पेशेंट के लिए कंप्लाइंट है। ठीक है, वैसे पूछते नहीं होते डोज, लेकिन आपको पता हो तो बहुत अच्छी बात है। सेकेंडली इसमें हमने क्या बात करी ट्राइकोमोनास वेजिनैलिस में हमने क्या याद रखना है सबसे ज़्यादा कि ना इसमें डिसयूरिया है, क्योंकि और थिन वेजाइनल डिस्चार्ज और एसटीडीज है। ये इसका ना की पॉइंट है, एसटीडीज, थिन वेजाइनल डिस्चार्ज और डिसयूरिया। आगे चलते हैं बैक्टीरियल वेजिनोसिस। बैक्टीरियल वेजिनोसिस जो है ना इसमें क्या होता है कि ओवर ग्रोथ हो जाती है एनाएरोबिक ऑर्गेनिजम्स में। अब जो है ना बच्चे जो है ना सिर्फ एक ही एनाएरोबिक ऑर्गेनिज्म बताते होते हैं, लेकिन हम जो है हमारे पास एक्सटर्नल होता है ना वो एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि बच्चों को ना और 2-3 ऑर्गेनिजम्स के ना नाम पता हो। जैसा कि मेन जो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होता है ना वो होता है गार्डिनेला वेजिनैलिस। उसके अलावा जो है ना माइकोप्लाज्मा होमिनिस हो गया, या फिर जो है ना मोबिलिन का स्पेशीज होती हैं। ये भी एनारोबिक ऑर्गेनिज्म है जिनकी ओवर ग्रोथ हो जाती है। बेसिकली क्या होता है कि जब इनकी जो लैक्टोबैसिलाई होते हैं जिनका काम होता है कि पीएच इंक्रीज करा दें। ठीक है, जब ये इन पे जाके एक्ट करेंगे ना तो ये जो है ना लैक्टोबैसिलाई को रिप्लेस कर देंगे और पीएच इस तरीके से जो है ना डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। जब पीएच डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा मतलब कि पीएच बढ़ना शुरू हो जाएगा। ये हमारे पास जो है ना नॉर्मल पीएच होता है 4.5 to 7 वेजाइना के फ्लूइड का। जब हमारे पास लैक्टोबैसिलाई जो मेंटेन कर रहे होते हैं पीएच, इस पीएच लेवल को, वो रिप्लेस हो जाएंगे इन ऑर्गेनिज्म से। तो क्या होगा, ये पीएच तो नहीं मेंटेन हो पाएगी, तो हमारे पास जो पीएच होगी ना वो बढ़ जाएगी। जब वो पीएच बढ़ जाएगी तो वो पीएच बढ़ जाएगी किसकी वजह से, इन ऑर्गेनिजम्स की वजह से। ठीक है, फिर ये जो है ना ऑर्गेनिजम्स और वो अपना इफेक्ट शो करना शुरू कर देंगे बेसिकली। और ये जो डिजीज़ होती है ना ये सेक्सुअल ट्रांसमिटेड भी हो सकती है और नॉन एसटीडीज भी होती है। कोई कंप्लाइंट नहीं है कि हमेशा एसटीडीज की होगी पेशेंट, तो ये पेशेंट को हो सकता है। ठीक है, और इसके क्या है कि क्लिनिकल फीचर्स होंगे ना हमें, तो हम लोग जो है ना डायग्नोसिस और क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे, वही बात है। फिश स्मेलिंग वेजाइनल डिस्चार्ज होगा, थिक होगा, वाइट होमोजेनस डिस्चार्ज होगा।
ठीक है, थिक वाइड होमोजेनस डिस्चार्ज होगा। इसको डायग्नोज जो है ना कैसे करते हैं, एमसेल्स क्राइटेरिया फॉलो करते हैं। वो एमसेल्स क्राइटेरिया क्या करता है कि देयर शुड बी 3 आउट ऑफ 4 फॉर द कंफर्मेशन कि ये बैक्टीरियल वेजिनोसिस है। ये 4 है, इनमें से 3 होंगे तो हम इसको प्रूफ कर देंगे हाँ ये बैक्टीरियल वेजिनोसिस ही है। एक तो ये हो गया थिन वाइड होमोजेनस डिस्चार्ज होगा। ग्लू सेल्स मिलेंगे माइक्रोस्कोपी पे। पीएच वजाइना का ना 4.5 से ग्रेटर होगा, जैसे कि हमने बात करी कि क्यों होगा, लैक्टोबैसिलाई ना रिप्लेस हो जाते हैं इन ऑर्गेनिज्म से, जिसकी वजह से पीएच मेंटेन नहीं हो पाती। फोर्थली फिश ऑर्डर होगा ऑन एडिंग अल्कली 10% KOH। जब हम ऐड करेंगे ना इस फ्लूइड में, स्वाब में, इस डिस्चार्ज में, तो वो फिश लाइक ऑर्डर आएगी। ठीक है, ये एमसेल्स क्राइटेरिया अक्सर पूछा जाता है, तो आप लोगों ने इसको याद रखना है। ठीक है, उसके अलावा जो है ना हम इसको मैनेज कैसे करेंगे, मैनेज जो हम इसको क्या कहेंगे, शॉवर जेल्स ना, जो शॉवर जेल्स हो या एंटी सेप्टिक बाथ एजेंट्स जो है ना वो लें। ठीक है, और इसके अलावा एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट है जो कि है अगेन मेट्रोनिडाजोल है, वही 2 ग्राम ओरली दे दें या 400 to 500 ग्राम दे दें 5 to 7 डेज़ के लिए BD, या फिर ना इंट्रावेजाइनल क्लिंडामाइसिन क्रीम आती है 2%, वो यूज़ कर लें, वो यूज़ करें फॉर 5 डेज़ के लिए, वो नहीं फॉर 7 डेज़ का कोर्स है। ठीक है, उसके अलावा जो है ना अगर बैक्टीरियल वेजिनोसिस वक्त पे नहीं ट्रीट किया गया, वो बढ़ता ही चले गया, तो हमारे पास क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं इस पेशेंट में हो सकता है, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ हो सकती है, मिसकैरेज हो सकता है प्री टर्म बर्थ हो सकती है। सही है, उसके अलावा जो है ना हमारे पास प्री टर्म प्री मैच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स हो सकता है। तो ये सब कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं बैक्टीरियल वेजिनोसिस के पेश। मेनली आपने ना बैक्टीरियल वेजिनोसिस में याद रखना है एमसेल्स क्राइटेरिया याद रखना है। ठीक है, और ये अगर आपको नाम भी पता हो ना तो बहुत अच्छी बात है। थर्डली हम बात कर लेते हैं गोनोरिया की। गोनोरिया जो है ना हमारे पास बेसिकली ये एक तो ग्राम नेगेटिव डिप्लोकोक्का है, निजेरिया गोनोरिया की वजह से हो रहा होता है। इसमें ना हमें क्या क्या फीचर्स मिलेंगे, हमें इसमें फीचर्स मिलेंगे कि इस पेशेंट में जो है एक्सेसिव वाजाइनल डिस्चार्ज होगा, डिस्यूरिया होगा, आर्थराइटिस एंड फेरेंजाइटिस होगा। फेरेंजाइटिस आर्थराइटिस ये दोनों जो है ना डिफरेंट फीचर्स हैं बाकी जो कि हमने अब तक पढ़ा है, आर्थराइटिस एंड फेरेंजाइटिस। मैम कल्चर डायग्नोज कैसे करेंगे, वही कल्चर करवा लेंगे तो पता चल जाएगा। ट्रीटमेंट में ना इसमें हम लोग एंटीबायोटिक की डोज दे रहे होते हैं, वही पेनिसिलिन स्ट्रेप्टोमाइसिन दे सकते हैं, सेप्रोफ्लोक्सासिन दे सकते हैं, सेफ्रोक्सामाइन दे सकते हैं, डॉक्सीसाइक्लिन दे सकते हैं, इनमें से ना कोई भी एक डोज दे सकते हैं। ठीक है, क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, बार्थोलाइनाइटिस हो सकता है, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, सेप्टिसीमिया, अबॉर्शन, गोनोकोकल ऑप्थेल्मिया नियोनेटोरम हो सकता है। ये आपने याद रखना है, ये अक्सर पूछते हैं गोनोकोकल ऑप्थेल्मिया नियोनेटोरम। ठीक है, ये तो हमने सारी डिजीजेस पढ़ ली। आपको ना एक और बात है कि आपको सबके मेन की पॉइंट्स पता होने चाहिए, जैसे कि गोनोरिया में क्या है, आर्थराइटिस फेरेंजाइटिस होगा इन पेशेंट्स में। ठीक है, उसके अलावा हमने कहा बैक्टीरियल वेजिनोसिस में एमसेल्स क्राइटेरिया, थिन वाइड होमोजेनस डिस्चार्ज होगा। ट्राइकोमोनास वेजाइनालिस में हम लोगों ने क्या बात की, एसटीडीज होगा, थिन वेजाइनल डिस्चार्ज होगा। ठीक है, उसके अलावा कैंडिडा में हमारे पास वाइट कडी डिस्चार्ज है। ये सब आपने याद रखना है। और एक और बात ना मैं यहाँ बता देती हूँ, वैसे बुक में तो मेंशन नहीं है लेकिन बता देती हूँ कि कुछ बच्चों में ना चाइल्डहुड में वल्वो वेजाइनाइटिस होता है, वल्वो वेजाइनाइटिस चाइल्डहुड में। तो ना एक्सटर्नल अक्सर बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए पूछ रही होती है कि अब चाइल्डहुड में वेल्वो वेजाइनाइटिस है तो उसके क्या कॉजेज हो सकते हैं। तो आप लोगों को ना ये बात पता होनी चाहिए, आपको मेनली बहुत सारे कॉजेज होते हैं लेकिन 3-4 कॉजेज पता होता है ना तो मोर देन इनफ है कि वेजाइनल ओपनिंग जो है ना चाइल्डहुड में वो लेस प्रोटेक्टेड बाय फैट होती है, जिसकी वजह से जो है ना इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, उसके अलावा पिन वॉर्म जो इन्फेक्शंस होते हैं ना इन बच्चों में वो ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से बल्बो वेजाइनाइटिस हो जाता है। पिन वॉर्म इन्फेस्टेशंस जो है ना वो ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से बल्बो वेजाइनाइटिस चाइल्डहुड में हो जाता है। थर्डली जो है ना सेक्सुअल अब्यूज़ की वजह से हो रहा था, सेक्सुअल अब्यूज़ में गोनोरिया, बच्चों या केसेस आ रहे होते हैं आजकल गोनोरिया। ठीक है,
में ऑर्गेनिज्म कॉमन होता है जिसकी वजह से वल्वोवेजाइनाइटिस हो सकता है। उसके अलावा जो है ना उन पेशेंट में इन बच्चों में ना एक और बात होती है कि जो बच्चे जो है ना इन बच्चों में जो प्रोटेक्शन है ना अगेंस्ट द इन्फेक्शन वो कम होती है क्योंकि इनमें ईस्ट्रोजन के लेवल्स जो है ना कम होते हैं। एक ये भी कॉज है। अच्छा उन बच्चों में भी होगा जो कि इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ हैं, उनमें भी वल्वोवेजाइनाइटिस के ना चांसेस आ जाते हैं, जैसे कि कोई एंटीबायोटिक थेरेपी पे है रिकरेंट या डायबिटीज़ के साथ चल रहे हैं तो उनमें पैदा हो सकता है। तो हमने याद रखना है कि चाइल्डहुड में क्या कॉजेस हो सकते हैं वल्वोवेजाइनाइटिस के। ठीक है, पिनवॉर्म इन्फेस्टेशन, सेक्युलर एक्सूस, एस्ट्रोजन लेवल कम होता है एंड लेस प्रोटेक्टेड बाय 5 इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज, वेजाइनल डिस्चार्ज हो गया, डेट्स इट।